दोस्तों ये है मेरे हाथ में OnePlus 11R। इस फ़ोन को लॉन्च हुए हुए 1 साल हो चुका है और मुझे यूज़ करते हुए 6 महीने हो चुके हैं। क्या 2024 में आपको OnePlus 11R खरीदना चाहिए या इसका लेटेस्ट लॉन्च हुआ मॉडल OnePlus 12R खरीदना चाहिए या फिर दोनों में से कोई भी नहीं खरीदना चाहिए? आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। ये फ़ोन 2023 का फ्लैगशिप किलर था, ये 2024 का फ्लैगशिप किलर है। दोस्तों ये बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो। फ्लैगशिप किलर 2024 का नंबर 1 फ़ोन अभी साल सिर्फ शुरू हुआ है और कंपनियों को चांस दो और फ़ोनों के लिए वेट करो और बाद में हम इस चीज़ का डिसीजन बना पाएंगे कि सही में ये 2024 का फ्लैगशिप किलर है या नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें सुन के इस फ़ोन को मत खरीदना। फ़ोन को खरीदना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इन बड़ी बड़ी बातों को सुन के मैंने भी इस फ़ोन को खरीद लिया था और बाद में रियलाइज़ किया कि ये फ़ोन वो चीज़ों पे काम नहीं कर रहा जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए मैंने फ़ोन को खरीदा था। 11R में कंपनी आपको 5000 mAh की बैटरी देती है, लेकिन ये बड़ा साइज बैटरी का सुन के फ़ोन को मत खरीदना। क्यों मत खरीदना? क्योंकि विद इन 2 महीने इस फ़ोन को यूज़ करते वक्त मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर आप कोई गेम पर्पज़ के लिए इस फ़ोन को ले रहे हो या आप बहुत ज़्यादा एडिटिंग कर रहे हो फ़ोन पे या फ़ोन को बहुत ज़्यादा किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। 12R जो नया मॉडल है उसमें कंपनी ने क्या किया, 500 mAh बैटरी के साइज को बढ़ा दिया, 5000 mAh की बैटरी को 5500 कर दिया। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इस फ़ोन को यूज़ करते वक्त सिर्फ 2 या 3 महीने में इस बैटरी की बैटरी ख़त्म हो गई। मतलब बैटरी में इतनी पावर ही नहीं लगी मुझे। तो 500 mAh बढ़ा के क्या मिलेगा? 5000 mAh की बैटरी हो या 5500 mAh की बैटरी हो, ये बैटरी का साइज़ देख के फ़ोन को खरीदना बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इस बैटरी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कंपनी ने आपको 100 वाट का चार्जर दिया है USB टाइप A to टाइप C केबल के साथ। अब ये तो ठीक है, ये जो चार्जर है बहुत पावरफुल है और ये बैटरी को 15 मिनट में चार्ज भी कर देता है। लेकिन अभी मुझे फ़ोन को खरीदे हुए सिर्फ 2 महीने हुआ है और मैं बैटरी को 2 बार चार्ज कर रहा हूँ दिन में। तो अगर मैं बैटरी को अभी से ही इतना चार्ज करने लग गया तो फिर इस बैटरी की लाइफ क्या रह जाएगी? ये बैटरी कितनी ज़्यादा चलेगी? क्योंकि जब आदमी एक फ़ोन लेता है तो कम से कम 2 से 3 साल, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, फ़ोन को यूज़ करता ही है। और अगर हमारे पेरेंट्स आ जाएं या थोड़ा बुजुर्ग आदमी आ जाए इंडिया में तो वो तो ज़्यादा टाइम के लिए फ़ोन को यूज़ करता है। मैंने हमेशा ही बड़े साइज़ के बैटरी के फ़ोन यूज़ करे हैं। अगर आप मेरी पहले की फ़ोन की वीडियोस देखोगे तो मैंने सैमसंग का M51 का फ़ोन ख़रीदा था जिसमें 7000 mAh की बैटरी थी। उसके बाद मैंने सैमसंग का ही F62 फ़ोन ख़रीदा जिसमें 6000 mAh की बैटरी थी। तो बड़े साइज़ के जो बैटरी वाले फ़ोन होते हैं उसमें मुझे दिक्कत ही आती थी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जब आप उसे पॉकेट में डाल के चलते हो, पॉकेट में तो अब नॉर्मल हो गया है सबका, पॉकेट में फ़ोन डाल के यूज़ करना या कहीं पे भी जाना तो पॉकेट में आदमी ज़रूर डालता है, तो आपकी पैंट्स में बहुत भारी लगता है। आपकी पैंट्स कई बार नीचे आ रही होती हैं, यहाँ तक कि अगर आप बेल्ट भी यूज़ करो क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा होता है तो आप अगर वॉक कर रहे हो तो आपको मतलब फील होगा कि आपने एक बहुत ज़्यादा साइज़ की चीज़ को डाल के अपने पैंट्स में चल रहे हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब OnePlus 11R ट्राई करता हूँ जिसमें बड़े साइज की बैटरी तो है 5000 mAh की, लेकिन क्या इसका वेट कम होगा? क्या मुझे अब वेट कम मिलेगा इसका? नहीं, वो भी मुझे नहीं मिला क्योंकि इसका वेट लगभग 205 ग्राम तक का है। और जो नया मॉडल आया है 12R उसका भी वेट उसका तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि उस पर 500 mAh बैटरी ज़्यादा बड़ी है, उसमें लगभग 208 से 210 ग्राम का वेट है। तो इसमें भी कोई मतलब हमें कोई इसमें सोल्यूशन नहीं मिला कि अगर मैं बैटरी को कम साइज़ का कर दूं तो क्या मुझे बैटरी का वेट कम मिलेगा? क्या मुझे ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ करना आसान होगा? नहीं दोस्तों, मुझे ना फ़ोन की बैटरी पावरफुल लगी और मुझे बैटरी का वेट भी बहुत ज़्यादा लगा, फ़ोन का वेट एक्चुअली, क्योंकि फ़ोन का वेट बैटरी से ही बनता है क्योंकि बड़े साइज़ की बैटरी डली हुई है फ़ोन पे। तो बैटरी के मतलब पर्पज़ से अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हो, बड़ी बैटरी का साइज़ सुनते हुए, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका फ़ोन का जो वेट है वो लाइट होगा ट्रैवलिंग करते वक्त, तो बिल्कुल भी इस फ़ोन को मत लेना क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर मैं 11R के डिज़ाइन और डिस्प्ले की बात करूँ तो डिज़ाइन तो इसका सही में अच्छा है, बहुत खूबसूरत फ़ोन है, लेकिन बैक साइड पे आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है।
11R में, और जो नया मॉडल आया है 12R उसमें आपको मेटल का फ्रेम मिलता है। और मैंने ये भी सुना है कि जो मेटल का फ्रेम है उसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स दिखते हैं और बहुत जल्दी फिंगरप्रिंट्स आपको बैक साइड पे देखने को मिलते हैं। 11R में मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला। मैंने फ़ोन को बहुत यूज़ किया और बैक साइड पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे आपको फ़ोन के कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्शन ज़रूर अच्छी खरीदनी पड़ेगी, उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। और साथ में कंपनी आपको एक केस प्रोटेक्टर भी देती है जब आप फ़ोन को खरीदते हो बॉक्स के अंदर। तो ये प्रोटेक्टर ठीक है, मेरा फ़ोन नहीं टूटा ट्रैवलिंग करते वक्त। यूजुअली आदमी जब फ़ोन लेता है तो अपना ही प्रोटेक्टर लगाना चाहता है। मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस देना पड़ा इस फ़ोन का, तो मैं इसी की चीज़ें जो बॉक्स में मिली हैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आदमी आज के टाइम में अपना खुद का केस प्रोटेक्टर खरीदना पसंद करता है, तो आपके एक्स्ट्रा पैसे तो लगेंगे। और मैं डिज़ाइन के लिए ये कह दूं कि फ़ोन आपको लेना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि डिज़ाइन यार हर कंपनी अपने फ़ोनों का अच्छा ही बना रही है आज। और सिर्फ हम लोगों को नहीं, हम कस्टमर्स को नहीं, कंपनियों को भी ये पता है कि सबसे पहले जब एक कस्टमर मेरे फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो वो डिज़ाइन की वजह से होगा, लुक्स की वजह से होगा। तो लुक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं कंपनियां। मतलब आप मुझे बताओ कि किस फ़ोन का डिज़ाइन आपको पसंद नहीं आया। इतने सारे जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, अब सबकी अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि किसी को कोई सुंदर लग सकता है, किसी को कोई सुंदर नहीं लग सकता है। तो हो सकता है आपको बैक साइड पे सर्कल हुए कैमरेज अच्छे ना लगते हो, मुझे अच्छे लगते हो। मतलब मैं डिज़ाइन के लिए बोल दूं यार जाके फ़ोन खरीद लो, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। अच्छा, आपको इसमें मैं फ़ीचर्स तो ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि फ़ीचर्स के लिए मैंने दोनों फ़ोनों का 11R और 12R दोनों फ़ोनों के लिंक्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप जाके सारे फीचर्स रीड कर सकते हो। फ्रंट साइड पे 11R में आपको 6.74 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है देखने को, और 12R में कंपनी ने इसे 6.78 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले कर दिया। रेजोल्यूशन अच्छा है, रिफ्रेश रेट आपको 120 हर्ट्ज का मिलता है, लेकिन फ़ोन यूज़ करते वक्त रिफ्रेश रेट ड्रॉप भी होता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हो, आप अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोस को गैलरी में यूज़ कर रहे हो, तो जो रिफ्रेश रेट है अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड में भी लेके जाते हो, 120 हर्ट्ज पे यूज़ करते हो फ़ोन को, तो वो कभी 60 हर्ट्ज का हो जाता है, कभी 90 हर्ट्ज का हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती है। मतलब कंप्लीट हाई परफॉर्मेंस मोड पे आप इस फ़ोन को यूज़ नहीं कर पाते हो। तो अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा दे दिया, रिफ्रेश रेट ज़्यादा दे दिया, लेकिन हम उसको प्रॉपर यूज़ तो नहीं कर पा रहे ना, उसे हाई परफॉर्मेंस मोड पे यूज़ तो कर नहीं पा रहे। अगर कोई बहुत हाई परफॉर्मेंस फ़ोन की चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है कि डिज़ाइन डिस्प्ले अच्छा नहीं है, डिज़ाइन डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन डिज़ाइन डिस्प्ले के लिए मैं आपको जाके बोल दूं यार ये फ्लैगशिप किलर है, जाके अभी खरीद लो। 12R जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा फ़ोन लॉन्च हुआ है, नहीं मैं ये नहीं बोल सकता आपको। जो OnePlus 11R है इसमें आपको 1450 निट्स की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि OnePlus 11 से ज़्यादा है। OnePlus 11 में आपको 1300 निट्स का डिस्प्ले मिलता है। अब जो OnePlus 12R आया है उसमें कंपनी ने 4500 निट्स की डिस्प्ले डाल दी है, जो कि बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है। और साथ में आपको उसमें PCM डिमिंग का भी फीचर देखने को मिलता है ताकि आपकी आंखें खराब ना हो। तो ऑटोमेटिकली जब डिस्प्ले ज़्यादा हो जाता है फ़ोन उसको मतलब बैलेंस कर लेता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डिस्प्ले करने से क्या वो अच्छा है, आप बताओ? आज हर इंसान ये कहता है यार ज़्यादा फ़ोन को यूज़ मत करो, तुम्हारी आंखें ख़राब होती हैं, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो जब हम ब्राइट डिस्प्ले कर देते हैं, 4500 निट्स का डिस्प्ले कर दिया जो नया फ़ोन आया 12R, तो उसमें आपकी आंखें भी तो बहुत डैमेज होंगी ना। आप इतना ज़्यादा डिस्प्ले यूज़ करके क्या करोगे, मुझे बताओ ना आप। अगर मैं इस फ़ोन का बता दूं 11R का, जिसका 1450 निट्स का डिस्प्ले है, यार ठीक है, मल्टीमीडिया अच्छा चलता है, वीडियो अच्छी देखने को मिलती है, मैं नेटफ्लिक्स देख देता हूँ, इसमें HDR10+ का सपोर्ट है, डोल्बी विजन इसमें नहीं है, लेकिन आपको 12R में डोल्बी विजन दिया है कंपनी ने, वो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले जो कर दिया 12R में, क्या उसके लिए मैं आपको बोल दूं जाके आप फ़ोन खरीद लो? डिस्प्ले तो कर दिया ज़्यादा, 1450 या 1000 या 1300 निट्स का भी डिस्प्ले आपको अगर दूसरे फ़ोनों में मिल जाए, जो आपको अच्छी हाई परफॉर्मेंस मोड पे आपको फ़ोन उसमें चल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ठीक रहेगा। मैं ब्राइटनेस देख के, डिज़ाइन देख के, डिस्प्ले देख के आपको ये नहीं बोलना चाहता आप इस फ़ोन को खरीद, क्योंकि वो अच्छा है इस फ़ोन में, लेकिन बाकी भी फ़ोनों में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस बात को मेरे ख्याल से यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप समझ ही चुके होंगे।
कैमरा के लिए तो वन प्लस ने कुछ छोड़ा ही नहीं बात करने के लिए। मैं क्या बताऊँ आपको। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX सेंसर मिलता है आपको, जिसमें आपको फ़ोटोज़ बहुत डल देखेंगी। फ़ोटोज़ जब तक कोई डे लाइट नहीं होगी, जब तक सन अच्छा नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा, फ़ोटो की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। टेलीफोटो लेंस तो है ही नहीं कैमरा में। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, लेकिन बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, डिटेल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी बहुत गंदी है और बहुत ही नॉइजी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है वो तो यूज़लेस है, उसका तो कोई बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कैमरे की बात करूं, मैं आपको कैमरे के बारे में क्या बताऊं। और कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आज एवरीडे हर इंसान अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ कैमरे के साथ तो खेल ही रहा है, इस्तेमाल कर ही रहा है, यूज़ करता ही है कुछ ना कुछ कैमरे से रिलेटेड। और OnePlus 11R में जो कैमरे का सेटअप है, यही सेम कैमरा सेटअप OnePlus 12R में भी है। तो एक साल पहले इतने सारे लोगों ने वैसे ही कंप्लेन करा था और OnePlus ने भी देखा होगा और सबने देखा ही कि वीडियो रिकॉर्डिंग और कैमराज अच्छी नहीं है इस फ़ोन के। और फिर एक साल के बाद OnePlus ने कोई कैमरा में इम्प्रूवमेंट ही नहीं करी, अभी भी वही कैमरा सेटअप दे दिया। तो कैमरा पर्पज़ के लिए, ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए अगर आप इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, जो कि मैंने गलती करी, तो आप बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ट्रैवलिंग में तो आपको पता ही है फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, तो आप बड़े डिसअपॉइंट हो जाओगे, बहुत नाराज़ हो जाओगे, जैसे मैं हुआ हूँ। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड का मेन कैमरे से रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन जब आप अल्ट्रा वाइड कैमरा पे आते हो तो फिर वही 4K जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 1080p पे गिर जाती है। और अगर हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए अगर आप वीडियो बनाते हो तो 4K की कोई वीडियो भी ज़्यादा काम नहीं आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम में 1080p की ही वीडियो अपलोड होती है। लेकिन 1080p की जो वीडियो हम OnePlus 11R से शूट करते हैं उसमें इतनी नॉइज़ है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद बड़ा दिल दुखेगा आपका कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना ध्यान से वीडियो को शूट किया और वीडियो की क्लैरिटी नहीं आई। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैं वियना में था, बिल्कुल एक टॉप टेरेस पे था, वहाँ पे मैंने वियना का जो ऊपर का मतलब व्यू कैसा है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करी और देखो आप क्लैरिटी, कितनी नॉइजी वीडियो आई है। फिर आपको बड़ा दुख होता है कि यार आपने इतनी मेहनत करी, आपको मन तो करता है ना कि यार जब आप किसी जगह पे गए हो तो वहाँ की जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी या फोटोज़ ली वो आप सबको दिखाओ, लेकिन अगर आपकी वीडियोस इतनी नॉइजी आएंगी तो फिर अपलोड करने का ही दिल नहीं करता। तो OnePlus 11R को कैमरा में तो बिल्कुल ही 0 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कुछ बचा ही नहीं दोस्तों बोलने के लिए। मेरे ख्याल से जब तक OnePlus कैमरा को अच्छा नहीं करता है, जो कि 12R में नहीं किया, मैं इसको फ्लैगशिप किलर नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये 2024 का अच्छा फ़ोन है और मैं रेकमेंड भी नहीं करता आपको। कैमरा पर्पज़, वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपका मेन पर्पज़ है फ़ोन लेने का तो देखो ही मत, सोचना तो बहुत दूर की बात, देखो ही मत इस फ़ोन को। मैं बताना भूल गया कि फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कैमरा अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेल्फी कैमरा अच्छा नहीं है, अच्छी डिटेल्स मिलती हैं, अच्छी फोटोग्राफी होती है सेल्फी कैमरा से, लेकिन वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड नहीं होती सेल्फी कैमरा से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दूसरे फ़ोनों में आपको सेल्फी कैमरा अच्छा नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं है आदमी जब फोटोग्राफी कर रहा है तो वो सिर्फ सेल्फी ले रहा है। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यार ये तो इस फ़ोन के बारे में सारी गलत बातें ही बता रहा है, सब कुछ बुरा ही बोल रहा है, नेगेटिव ही बात कर रहा है। कुछ अच्छी चीज़ भी बता देता हूँ मैं आपको OnePlus 11R में Snapdragon 8 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है, जो 2022 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था और अभी भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर माना गया है। और अभी 12R में जो नया मॉडल लॉन्च किया है OnePlus ने अभी जनवरी में ही, उसमें Snapdragon 8 Generation 2 का प्रोसेसर डाला है, जो 2023 का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि OnePlus ने आपको 11R और 12R दोनों में ही ज़बरदस्त प्रोसेसर्स दिए, और जबकि 12R का प्रोसेसर अब 11R से ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस मोड में जब हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, 11R की मैं बात कर रहा हूँ, 12R के बारे में तो अभी पता चलेगा, तो हाई परफॉर्मेंस मोड में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस मोड पे रिफ्रेश रेट ऊपर नीचे हो रहा है, बैटरी ड्रेन हो रही है। तो मैं इतना पावरफुल इंजन लेके एक गाड़ी में क्या करूं जब गाड़ी की बाकी जो मेरी जरूरत वाली चीजें हैं वो चल ही नहीं रही ठीक से। आप समझ रहे हो मेरी मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं 40,000 रुपए क्या एक प्रोसेसर खरीदने के दे रहा हूं,
हाँ ठीक है, ये बात बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इस प्राइस पे आपको ये प्रोसेसर किसी भी फ़ोन पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रोसेसर तो नहीं ले रहा ना एक फ़ोन के लिए, मैं फ़ोन की बाकी चीज़ों को भी तो यूज़ करने के लिए एक फ़ोन ले रहा हूँ। अगर मुझे एक फ़ोन 20-25 हज़ार रुपये में मिल जाए, लेकिन मुझे कैमरा पावरफुल मिल जाए, जो कि मुझे गैलेक्सी M51 में मिला था, जो कि काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है, अब 2-3 साल पुराना फ़ोन हो गया है, लेकिन वो मैंने 20-25 हज़ार में ही खरीदा था। सैमसंग का फ़ोन था, उसका प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन उसमें मुझे फोटोग्राफी बहुत अच्छी मिली थी, तो मेरे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा मुझे फ़ोन लगा था। सैमसंग फ़ोन के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप गेमिंग के लिए वन प्लस को यूज़ करते हो तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप हाई लेवल गेमर हो, प्रो गेमर हो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा वन प्लस में गेम खेलते वक्त। IQOO के फ़ोन्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको गेम्स के लिए, आपको ज़्यादा अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। OnePlus 11R में UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल रही है। OnePlus 12R में कंपनी ने UFS 4.0 का स्टोरेज डाल दिया है, जिसमें रीड एंड राइट स्पीड्स और पावरफुल होंगी। लेकिन मैं कितना इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करता हूँ। OnePlus 11 में R में आपको Wi-Fi 6 मिल रहा है, OnePlus 12R में कंपनी ने Wi-Fi 7 डाल दिया, लेकिन Wi-Fi 7 तो अभी इंडिया में आया ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये जो फ़ोन है OnePlus, इसमें आपको Wi-Fi 7 दे रही है कंपनी, जाके अभी खरीद लो। और आपने ले लिया, लेकिन Wi-Fi 7 आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो मैं फीचर के लिए फ़ोन नहीं ले रहा, या मैं नाम के लिए नहीं ले रहा कि इसके अंदर ये है। मुझे काम तो मिले ना उस जो पर्टिकुलर, अगर मुझे बहुत पावरफुल प्रोसेसर मिला है तो मेरा कैमरा तो पावरफुल चले। अगर मुझे बहुत तगड़ा प्रोसेसर मिला है तो मेरी बैटरी तो ड्रेन ना हो ना। अगर मुझे तगड़ा प्रोसेसर मिला है तो मैं गेमिंग में डिफरेंस देखूँ ना, मैं वीडियो एडिटिंग में डिफरेंस देखूँ ना। वो मुझे पर्पज़ ही नहीं मिल रहे। मुझे सिर्फ ये बता दिया है कि इसके अंदर पावरफुल प्रोसेसर है, और वैसे भी प्रोसेसर मैं कहाँ देख रहा हूँ इसके अंदर, ये तो मुझे कंपनी ने एक नाम के लिए बता दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी चीट कर रही होगी, कहने का मतलब ये, मैं देखता तो कैमरा हूँ ना। जो भी चीज़ मुझे दिखती है वही तो मुझे एक्साइट करती है ना। जैसे डिज़ाइन हम एक फ़ोन का सुंदर क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन एक पहली चीज़ होती है जो एक कस्टमर देखता है। इसी तरीके से मैं जब फ़ोन के बारे में कुछ बोलूँगा तो मैंने प्रोसेसर तो देखा नहीं, वो तो अंदर है फ़ोन के, लेकिन मैं फोटोग्राफी तो देखूंगा ना। तो अगर मुझे फोटोग्राफी अच्छी नहीं मिल रही तो मैं आपको सच बताना चाहूँगा ना कि मुझे मज़ा नहीं आया इस फ़ोन में। खैर, बहुत सारी बातें बोल दी, आपको समझ तो आ ही गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। 11R में आपको Oxygen OS 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, और 12R में आपको Oxygen OS 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। कंपनी ने बोला है कि 3 साल की मेजर अपडेट्स और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगी दोनों ही फ़ोनों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मेरा फ़ोन इतना लंबा चलेगा 3 से 4 साल? मुझे तो इस चीज़ की चिंता है, क्योंकि मैं अपडेट्स का क्या करूँ? फिर से वही बात हो गई कि अपडेट सुन के मैं फ़ोन ले लूँ, लेकिन क्या मेरा फ़ोन इतना लंबा चलेगा? और दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये सच लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अगर आप देखो तो ये Oxygen OS मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है अपना, और अगर आप देखोगे तो Oxygen OS 13 ही है मेरे पास Oxygen OS 14 अभी आया ही नहीं है। ये देखो 13 वर्जन ही चल रहा है, इसका कोई अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और अब हम आ गए हैं 12R पे, कोई भी अपडेट नहीं आया है मेरे पास। Oxygen OS 13 ही चल रहा है मेरे फ़ोन पे। तो एनीवेज, हो सकता है OS 14 आ जाए कुछ टाइम पे, लेकिन बस बात यही वाली कहने की थी कि इतना लंबा फ़ोन ही नहीं चलेगा तो मैं पता नहीं मेरी अपडेट्स क्या काम आएंगी। और वैसे भी आजकल तो 2-3 सालों में, क्या 1-2 साल में, ये इंसान अपना फ़ोन बदल लेता है। इतनी टेक्नोलॉजी बदल जाती है कि हम 3-4 साल का कहाँ वेट करेंगे। इस फ़ोन में आपको और अलर्ट स्लाइडर मिलता है 11R में भी 12R में भी। स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको IR ब्लास्टर मिलता है, जो कि मैंने तो अभी तक यूज़ ही नहीं किया और ना मेरे कोई काम आता है। लेकिन आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है। 12R में भी हेडफोन जैक नहीं है। अब एक ट्रैवलर के लिए हेडफोन जैक बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप हेडफोन्स कैरी कर रहे हो या आजकल ईयरफोन्स कैरी कर रहे हो, कई बार आप चाहते हो कि आप तार लगा के हेडफोन जैक से कनेक्ट करके यूज़ करो फ़ोन को, या गाने सुनो, या कोई पिक्चर देख रहे हो, आप कोई वीडियोज़ देख रहे हो, तो आप चाहते हो कि एक हेडफोन जैक होना चाहिए। पर मुझे नहीं पता कंपनी ने हेडफोन जैक क्यों नहीं लगाया, या तो फिर इसके जो बेजल्स हैं या इसका जो डिज़ाइन है बहुत पतला हो गया। लेकिन मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि बैटरी बहुत भारी है, 5000 mAh की है, तो इसका जो साइड की विड्थ है उसका साइज़ बड़ा है, तो हेडफोन जैक तो आना चाहिए था। एनीवेज, हेडफोन जैक नहीं है, हेडफोन जैक होना चाहिए, ट्रैवलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो
आपके कानों के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे हम लोग ज़्यादा डिस्प्ले ब्राइटनेस नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी आंखें खराब ना हो, इसी तरीके से ज़्यादा वायरलेस ब्लूटूथ भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके कानों के लिए भी वो डैमेजिंग है। और आजकल तो हर इंसान ही इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। जब हम खाना अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हैं, बायो खाने पे जा रहे हैं, तो जब हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन तो एक खाने की तरह ज़रूरत बन चुका है, तो उसमें भी हमारे हेल्थ को देख के कंपनी को ज़रूर फ़ोन बनाना चाहिए। तो हेडफोन जैक हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि आप फिर ब्लूटूथ को यूज़ नहीं करते हो और आपके ब्रेन को इफेक्ट नहीं होता, आपके कानों को इफेक्ट नहीं होता। अब दोस्तों फाइनली सवाल ये आ जाता है कि क्या मैं आपको सजेस्ट करूं ये फ़ोन खरीदने के लिए या नहीं। क्या मैं आपको OnePlus 12R सजेस्ट करूं? अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप वैसे ही समझ गए होगे मेरा जवाब और मेरा आंसर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट आपको बोलता हूँ ताकि आपके माइंड को बिल्कुल क्लैरिटी मिले। अगर आपने OnePlus 11R ले रखा है तो फिर 12R पे जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम और यूज़ कर लो, हो सकता है आपको कुछ अपडेट्स आने के बाद चेंजेस दिखें फ़ोन की क्वालिटी में, या फिर अगर आपको फ़ोन को चेंज करना है तो फिर अब 12R मत लेना, OnePlus से हट के कोई और कंपनी के फ़ोन की वेट करो। अगर आपने OnePlus 11R नहीं ले रखा है, तो अगर आप सोच रहे हो OnePlus 11R लेने का, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए फ़ोन ले रहे हो, बहुत हाई गेमिंग पर्पस के लिए फ़ोन ले रहे हो, या आप वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन ले रहे हो, अच्छी फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो, ट्रैवलिंग पर्पस के लिए ले रहे हो, तो फिर OnePlus 11R ही नहीं, OnePlus 12R भी मत लेना, क्योंकि आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। आपको बहुत बुरा लगेगा कि आपने इतना पैसा दे दिया। 40,000 रुपये कीमत है 8GB 128GB रैम के फ़ोन की। और अब जो 12R में एक नया वेरिएंट भी डाला है 16GB 256GB रैम का, जो 5,000 रुपये ज़्यादा है, लगभग 45,000 रुपये तक का है। कंपनी का कहना है क्योंकि उसमें UFS 4.0 की स्टोरेज डाल दी है, 11R में UFS 3.1 की स्टोरेज है, तो 12R में थोड़ी सी और अच्छी डाल दी है, लेकिन वो मेरे कोई काम की नहीं है क्योंकि मेरे जो बाकी चीज़ें हैं जिस पर्पज़ के लिए मैं फ़ोन लेना चाहता हूँ वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो मैं 5,000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ। तो अगर आपने OnePlus 11R नहीं लिया है तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर आप इन पर्पज़ के लिए फ़ोन ले रहे हो तो फिर ना OnePlus 11R लेना और ना OnePlus 12R लेना। अब अगर आपको OnePlus फ़ोन ही पसंद है और OnePlus का ही आपको शौक है, आपको बहुत अच्छा लगता है OnePlus कंपनी की चीज़ें लेना, तो फिर OnePlus 12R के सिवाय और कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है क्योंकि 11R की जो अब टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है। तो डेफिनेटली बड़ी जायज़ सी बात है, अगर आप उतना ही पैसा लगा रहे हो, प्राइस कंपनी ने सेम रखा है 40,000, तो फिर मैं 11R पे क्यों जाऊँगा। मैं जो नया लेटेस्ट ब्रांड है, लेटेस्ट लॉन्च हुआ वो मॉडल है वही लूँगा ना। तो फिर आप OnePlus 12R लेना। और मेरे ख्याल से कीमत भी बहुत ज़्यादा रखी है OnePlus कंपनी ने, इसकी कीमत 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा मैंने पैसा डाल दिया क्योंकि 25,000 रुपये में मुझे लगता है मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक और फ़ोन में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस दोस्तों यही थी मेरी जजमेंट, और मेरे ख्याल से अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो फ्लैगशिप किलर या 2024 का बेस्ट फ़ोन है, या बहुत हाई परफॉर्मेंस मिल रही है आपको इस फ़ोन पे, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, ये सब बातें सुन के फ़ोन को मत खरीदना OnePlus के। अपना डिसीजन फ़ोन का उसी तरीके से लेना, क्या आपका पर्पज़ है फ़ोन को लेने का, ठीक है ना, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, आप अपने पैसे को वेस्ट ना करो, और एक फ़ोन जो आज एक नेसेसिटी बन गई है वो लेने के बाद आप खुश हो। इन दोनों फ़ोन्स OnePlus 11R और OnePlus 12R की अगर आपको सारी डिटेल्स जाननी है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों फ़ोन के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे क्लिक करके आप इन फ़ोन्स को ख़रीद भी सकते हो और चाहो तो इनकी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस OnePlus 11R को यूज़ करने का। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।